दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको किन 6 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्लाइंट्स अक्सर जीएसटी नंबर लेने के बाद ऐसी गलती करते हैं और इन बातों को बिल्कुल सरे से इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपनी दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगाना होता है या फिर पेंट कराना होता है। जो भी आपका फर्म का नाम है, फर्म का नाम लिखाओगे आपका जीएसटी नंबर आप लिखाओगे, साफ साफ विजिबल होना चाहिए। इसी तरह आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी विजिबल होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, तो जहाँ पर एंट्रेंस होता है, मान लीजिए ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस पे बहुत सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं अलग अलग, कि फर्स्ट फ्लोर पे ये दुकान है, सेकंड फ्लोर पे ये, तो वहाँ लिखा होना ज़रूरी है। इसी तरह मान लीजिए आपने घर में मान लो आपका बिजनेस जो प्लेस है वो घर का है, रेसिडेंशियल एड्रेस ही है, और वहाँ आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ अलग अलग साइन बोर्ड लगे होने चाहिए। या फिर जो मेन गेट है घर का, वहाँ पर आपके पास एक साइन बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर ये बताया गया हो कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे ये बिज़नेस है, सेकंड फ्लोर पे ये बिज़नेस है, थर्ड फ्लोर पे ये बिज़नेस है। तो ये साइन बोर्ड होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो आपका दुकान है या जो भी आपका ऑफिस है, वहाँ पर आपको अपने अंदर, दुकान के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट फ्रेम कराकर लगाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो ये सर्टिफिकेट देखते ज़रूर हैं। तीसरी बात, आपको अपना बिजनेस करंट अकाउंट खुलाना है। लोग बाग क्या करते हैं, सिर्फ सेविंग अकाउंट से काम कर लेते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है सेविंग अकाउंट से काम चल रहा है, इसी से चलाते रहो, करंट अकाउंट की क्या ज़रूरत है। अरे नहीं भाई, आपको बिजनेस करंट अकाउंट खुलाना ज़रूरी है। फिर करंट अकाउंट में भी लोग क्या होशियारी दिखाते हैं कि वो इंडिविजुअल करंट अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है साहब, करंट अकाउंट ही तो है। नहीं सर, आपको बिजनेस करंट अकाउंट खोलना ज़रूरी है। ठीक है। अब करंट अकाउंट से रिलेटेड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो गलती करते हैं लोग बाग, उसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। लोग करते क्या है, जो चेक आपके अकाउंट में, जो भी चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी या ऑनलाइन ट्रांसफ़र आता है, इसी तरह जो आप अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराते हो वो, या फिर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अदर यूपीआई से जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, देखो इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, कैश डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा लोग बाग गड़बड़ कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोन पे, गूगल पे में गड़बड़ कर रहे हैं। लोग करते क्या हैं, जो चेक से, आरटीजीएस से, एनईएफटी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र से पैसा आता है बैंक अकाउंट में, उसको तो सेल में काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो कैश जमा कराते हैं तो उसको भूल जाते हैं सेल में काउंट करना। इसी तरह फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई से जो पैसा आता है उसको सेल में काउंट करना भूल जाते हैं। ये आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है। तो इस गलती को सुधारना है, मतलब ये आपको छुपाना नहीं है अपने सीए से। अपने सीए को ये सारी बातें आपको बतानी है कि साहब हमने कैश जमा कराया है तो क्या हमें सेल काटनी है, नहीं काटनी है। हमने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई लिया है अपने बैंक अकाउंट में, क्या हमें सेल काटनी है, नहीं काटनी, इस बात की। ठीक है। तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हो। अब चौथी बात चौथा काम जो आपको करना होता है, जो ध्यान में रखनी होती है, चौथी बात वो है बिल बुक छपवाना। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर वाले लोगों को बिल बुक छपाना या वाउचर बुक छपाना ज़रूरी नहीं है। वो अपने सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, आराम से हो सकता है। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर से काम नहीं करते हैं, मैनुअली काम करते हैं, उन लोगों को अपनी सेल की बिल बुक छपानी ज़रूरी होती है। और जो भी एक्सपेंस होते हैं या फिर परचेज़ के लिए कभी कभी वाउचर बुक छपवानी ज़रूरी होती है। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा कुछ फाइल्स मेंटेन करनी होती हैं आपको, किसकी, जो भी आप माल खरीदते हो उन सब के परचेज़ के जीएसटी के बिल हों या बिना जीएसटी वाले बिल हों, सारे परचेज़ के बिल की अलग फाइल होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह आप फिक्स एसेट खरीदते हो, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, एसी, ठीक है, या फर्नीचर कोई खरीदते हो, उसके लिए फिक्स एसेट की अलग से आपके पास फाइल होनी चाहिए। इसी तरह जो अभी आप एक्सपेंस करते हो, रेंट के बिल, रेंट की रसीद हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, पेट्रोल के बिल हो गए, और भी दूसरे जितने भी खर्चे आप मानते हो, सैलरी स्लिप वगैरह, वो सारे एक्सपेंस की फ़ाइल आपकी अलग से होनी चाहिए। तो सारे आपको मेंटेन करने ज़रूरी हैं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसमें बहुत 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 ज़्यादा गलती करते हैं लोग बाग, क्लाइंट को ये मालूम ही नहीं होता कि मंथली 2 रिटर्न जाती हैं जीएसटी की। तो मैं बता देता हूँ आपको कि मंथली आपकी 2 रिटर्न जाती हैं। आपकी पहली रिटर्न जाती है जीएसटीआर 1, जिसमें आप सेल की रिटर्न आप देते हो,
मतलब जो भी आपकी सेल के डेटा होता है वो GSTR 1 में जाता है, जिसकी लास्ट डेट है हर महीने की 11 तारीख। अगर 11 तारीख से एक दिन भी ऊपर होता है तो आपको 50 रुपये पर डे की लेट फीस पड़ेगी। ये बात आप लिख कर रख लो। होता क्या है, क्लाइंट सोचता है अरे यार एक दो दिन में क्या होता है, एक दो दिन में क्या बिगड़ जाएगा, मेरा दोस्त ये कह रहा था, मेरा जानकार ये कह रहा था, मेरा सीए ये कह रहा था। तो भाई साहब ऐसा है, आपका सीए, आपका दोस्त, आपका जानकार कुछ नहीं करता। यहाँ जो होता है सिस्टम से होता है सब कुछ, ठीक है। हमारी और तुम्हारी नहीं चलती यहाँ पर सिस्टम की चलती है। इसी तरह GSTR जो 3B है उसमें हमारी जो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर सेल आती है, और जो भी हमारा परचेज होती है, जो उसका इनपुट होता है, वो सारी डिटेल इसमें जाती है। उसकी लास्ट डेट है 20 तारीख, हर महीने की 20 तारीख। 20 तारीख से ऊपर एक दिन भी हुआ तो क्या नुकसान होंगे, वही 50 रुपये या 20 रुपये की पर डे की लेट फीस लगती है। अब एक खास बात जो GSTR 1 से रिलेटेड है वो समझानी है। होता क्या है दोस्तों कि लोग बाग अपनी जब बिल बुक लेकर आते हैं तो उसमें बिल बुक में GST नंबर गलत लिखे आते हैं, पार्टी का नाम गलत लिख लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह GST का बिल काटना है, ठीक है। तो उस टाइम जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद जब वो डेटा किसी और क्लाइंट के पास पहुंच जाता है या फिर गलत चढ़ जाता है, तो फिर क्लाइंट फिर हमें कहते हैं कि साहब वो हमारे सामने वाली पार्टी कह रही है कि आपने अपनी GST गलत भरी है। तो दोस्तों होता क्या है, समझने की चीज़ होती है थोड़ी सी कि क्लाइंट को भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। अब आपका CA ही स्मार्ट नहीं बनेगा, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको अपना डेटा पूरा प्रॉपर मेंटेन रखना है ताकि आप सही डेटा अपने CA को दे पाओ, ठीक है। तो ये वो 6 बातें थी जो आपको GST नंबर लेने के बाद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है रखना ध्यान में, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी इन बातों से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।